एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। एनर्जी लेवल तो बेटा एटम के अंदर बहुत सारे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नेचुरली, ठीक है, जिसमें घूमता है, रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने से जो पाथ बनता है दैट इज ग्राउंड स्टेट। और एनर्जी को गेन करने के बाद जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अपने लेवल को छोड़ के है ना अपने से अपर एनर्जी लेवल पर गया है ना, जंप करके, ठीक है ना, पॉइंट तक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई इन द हायर एनर्जी लेवल, क्लियर है पॉइंट, तो कब हुई? जब उसने एनर्जी को गेन किया। तो याद रखिए बेटा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर मतलब एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी की लेवल की जाता है तब उसको एनर्जी को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। आपकी बुक में कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, ये डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 वगैरह। तो E1 क्या है? एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन जिस ग्राउंड स्टेट में मिलता है उसकी एनर्जी है ना। E2 क्या है? वो एक्साइटेड एनर्जी। तो हमेशा हम डेल्टा में ज्यादा से कम को डिराइव करते हैं बेटा, ठीक है नहीं? तो वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो वो ऑब्जर्व करता है। अब आओ बेटा, और आपने जब इन्होंने क्वांटम थ्योरी और सारे पॉइंट्स की जब इन्होंने स्टडी करी तो इन्होंने क्या पाया एक चीज और, कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए रह नहीं सकता, क्योंकि देखो एनर्जी है, एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, थोड़ी सी वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एक आपने कहीं सोर्स से हुआ, उसने ऑब्जर्व किया, एनर्जी बढ़ी तो बढ़ के पहुंच तो गया, लेकिन वो उसकी परमानेंटली वो थोड़ी हो जाएगी एनर्जी, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वो एनर्जी का लॉस स्टार्ट करेगा। तो मतलब कहने का, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वजह से एक्साइटेड स्टेट में, अपर स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा तो सही, लेकिन वो वहां ज्यादा टाइम रुक नहीं पाता। क्या होगा बेटा? थोड़े टाइम बाद ही एनर्जी लॉस करेगा, जिसको हम बोलते हैं इमिशन ऑफ द एनर्जी, है ना। तो हायर एनर्जी लेवल से फिर वो नीचे एनर्जी लेवल से अपने इस एनर्जी लेवल की तरफ आने लगेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जो उसका जहां से गया था इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी को लॉस करते हुए क्या, और अब ऐसे टाइम पे तो वहीं पे अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब देखो यही चीज हमारी क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो क्या होता है आप ही बताओ, पहले दो पॉइंट्स दिखाऊंगा आप जो स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है नहीं, जब उसको दी जाती है एटम को, है ना, उसको लेके लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जाता है ना, तब एनर्जी ऑब्जर्व करता है, क्लियर। और यहाँ पे कोई स्पेक्ट्रम बनेगा, तो एनर्जी के चेंजेस आते हैं तो स्पेक्ट्रम भी बनते हैं, तो हमारा कौन सा होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? फिर जब वो वहां टिक नहीं पाएगा, वो एक टेम्परेरी है, बस परमानेंटली नहीं है, एनर्जी को लॉस करेगा, तो एनर्जी लॉस करेगा धीरे धीरे, फिर अपनी नीचे अलग लोअर स्टेट में आने लगेगा, और वहीं आ जाएगा जहां से गया, तो ग्राउंड स्टेट में बेटा, क्लियर है पॉइंट। ये सारी चीजें काम आएंगी इस इमिशन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन में, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे बेटा बाल्मर पास्टन सीरीज वगैरह के, ठीक है नहीं, वो स्पेक्ट्रम पे ही जाएंगी, इसीलिए मैं इसको पूरा अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ये चीज बनी। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, एनर्जी इमिट होती है, जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। तो एक E1 E2 की तरफ से आपके फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब आप ही बताओ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इस पे स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस कहाँ है? क्योंकि भाई थर्ड एनर्जी लेवल पे अपनी एक एनर्जी है, फिर एक गैप के बाद सेकंड की, एक गैप के बाद, और वो गैप क्या है दोनों का? सेकंड और थर्ड के बीच का, और सेकंड और फर्स्ट के बीच का सेम नहीं है ना, सिमिलर नहीं है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा डिफरेंट एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो जो उसकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे वो इक्वल थोड़ी आएंगे, वो क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। पॉइंट है क्या समझ में? तो आप ही बताओ, जब एनर्जी के जो वेरिएंस है वो डिफरेंट है, तो उनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएंगे? तो स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। देखो हमारी ये प्रॉब्लम शुरू हुई, और बाकी क्वांटम दोनों प्रॉब्लम, क्वांटम थ्योरी से ये क्लियर ही हो गया बेटा, किस शेल में, वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल है ना 2n² जो फॉर्मूला बना। तो हमारे रदरफोर्ड मॉडल की जो बेसिकली बेटा सारी ड्रॉबैक्स थी वो इस तरीके से दूर हुई, ठीक है। तो अब बेटा हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे बेटा किसकी, है ना, जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, जहां पे आप बाल्मर, पास्टन, ये सब सीरीज देखते हैं, ठीक है। अगली में हम उसकी बात करेंगे, क्लियर है पॉइंट? चलो थैंक यू। वेलकम टू CI इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बोर ने क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेके रदरफोर्ड मॉडल्स की जो ड्रॉबैक्स थी वो दूर की, ठीक है बेटा। और एक्चुअली ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बट लास्ट वीडियो में मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिफाइन मैंने कर दिया, ठीक है ना बेटा। चलो कोई इशू नहीं है,
अब हम बात करते हैं कि देखिए रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, ठीक है नहीं। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया गया। आज उसको एक्सप्लेन करते हैं एनर्जी वगैरह के बेसिस पर। इज इट क्लियर? चलिए तो याद करिए इस रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी। ये कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड बेटा रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है तो कंटिन्यूअसली वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा बेटा न्यूक्लियस में कोलैप्स है ना कर जाएगा। यही तो बेटा कहती है हमारी रदरफोर्ड मॉडल की एक मेन ड्रॉबैक थी, ठीक है, जो मैक्सवेल ने बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कि कोई भी स्मॉल है ना माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल जब सेम पाथ में बार बार घूमता रहता है तो वो क्या करता है कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करता है, ठीक है। और जब कंटिन्यूअसली वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए एक टाइम ऐसा आएगा न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम जो थी मतलब है ना वो ड्रॉबैक थी इसकी एक रदरफोर्ड मॉडल की। साथ ही साथ और क्या ड्रॉबैक थी बेटा कि जैसे ये हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसका क्या आना चाहिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ना आके उसका क्या मिलता था लाइन स्पेक्ट्रम मिलता था। तो एक ये बड़ा इश्यू था, ठीक है ना, ये बड़ी ड्रॉबैक भी थी बेटा, ठीक है। तो ये दोनों ही ड्रॉबैक देखेंगे। और एक ड्रॉबैक मैंने और बताई थी जो बुक्स में नहीं मिलती थी कि हमारे पास क्या है कि रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, बट उसने ये नहीं बताया कि जैसे किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम का मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग इन सेम सर्कुलर पाथ, और देयर आर सो मेनी सर्कुलर पाथ्स इन ईच एटम एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन ईच पाथ। मतलब कहने का ये बेटा कि एटम में कितने सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को ढूंढने से जो पाथ बनते हैं वो मोर देन 1 होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर मोर देन 1 होते हैं तो किस सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये सारी ड्रॉबैक्स थी। तो याद करिए हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ से जब हमारा जो मैंने मतलब कुछ 5-7 मिनट में लास्ट वीडियो का ही रिवाइज कर रहा हूँ जिससे आप आगे की चीज़ों को ले पाए। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल से हमारा वो क्वांटम थ्योरी से बेटा हमारा क्या बात क्लियर हो गई कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था याद करिए तो उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस पर हैं तो इनसे जो बनने वाला पाथ होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट आपका पाथ हो गया जिसको शेल बोला गया, ऑर्बिट बोला गया और एनर्जी लेवल भी बोला गया, ठीक है बेटा। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो और थोड़ी डिफरेंट डिस्टेंस पर प्रेजेंट थे, ठीक है, बट सेम डिस्टेंस पर थे, ठीक है ना बेटा। तो इनसे इन सारे इलेक्ट्रॉन से घूमने से मिलने बनने से जो बनने वाला पाथ था वो हमारा क्या हो गया, वो सेकंड शेल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे लास्ट डिस्टेंस पे मिला, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो वो आपके पास क्या हो गया इस टाइप से। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होगी बेटा याद करिए, ये हमारे पास के शेल हुई, ठीक है ना, ये हमारी क्या है के शेल, याद करिए यही पढ़ाया था हमने प्रिंसिपल क्वांटम में। ये हमारे पास जो है सेकंड शेल है मतलब एल शेल है बेटा, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में हमारे पास है एम शेल है। तो ऐसे बहुत सारी शेल होती है, यानी कि के एल एम एन ई शेल होती है, क्लियर। तो ये सब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चल गया था, ठीक है ना बेटा। और अब हमारे पास क्या है, कोई एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ये सब क्या कहे जाते हैं बेटा, एनर्जी लेवल्स भी कहे जाते हैं। और वहां से ये कंक्लूजन भी निकला कि जो के शेल होती है तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उससे ज़्यादा होती है सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी, सेकंड से ज़्यादा थर्ड की, और एंड सो ऑन जितने आगे बढ़ते जाएंगे उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी बेटा क्या होती है उतनी बढ़ती जाती है। इज इट क्लियर? देखो स्टार्टिंग में जो हमारे बेटा स्टार्टिंग में जो हमारे सारे मॉडल्स थे वो किस पे बेस्ड थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और हाइड्रोजन पे बेस्ड थे, ठीक है नहीं। और आप याद करिए जो आपने इमिशन स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है वो भी किसका पढ़ा है, याद करिए हाइड्रोजन का ही पढ़ा है। और जैसे रदरफोर्ड जो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें अल्फा रेज डालते थे, वो क्या होता था, हीलियम आयन होता था, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम जिसको हम हीलियम आयन बोल सकते हैं। और वो भी कैसा होता था, उस पर भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तभी तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा बेटा। तो उसमें भी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा हीलियम आयन में वो भी कितना बचा 1। तो हाइड्रोजन एक न्यूट्रल एटम है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम आयन है ना एक आयन है, बट उसमें भी सिंगल है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लिथियम 2+ को करेंगे हम, तो लिथियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा 3,
और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो Li2 पॉजिटिव बना। तो Li2 पॉजिटिव बेटा क्या करेगा, वो भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे बेटा मॉडल्स में सारे किस पे बेस्ड थे, है ना, एनर्जी लेवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। तो देखो वहां से हमें ये तो पता चल गया कि K से ज्यादा L की एनर्जी, L से ज्यादा M के, आगे से बढ़ते जाएंगे। तो इसी एनर्जी को जो ऑर्बिट, इसको बोर, और इनको क्या बोला गया, बोर ऑर्बिट्स भी बोला गया, है ना, उनकी एनर्जी को बोर एनर्जी, ऑर्बिट एनर्जी भी बोला गया। तो देखो वो एनर्जी कैसे डिफाइन करी गई, तब उस चीज को जाते हैं। क्लियर है भाई? तो देखो यहाँ पर एक एनर्जी के फॉर्मूले डिफाइन किए गए, वो क्या, देखो En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m की पावर 4, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। तो ये क्या क्या चीज है, देखो अब ये इसके लिए देखो मैं मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये पॉइंट्स हैं, मतलब और वी कैन से हाइड्रोजन एटम। क्लियर है पॉइंट? ये बात किसके लिए चल रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए चल रही है। क्लियर है? चलो तो और हमें आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप जानते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है हमारे पास, n क्या है, एनर्जी लेवल। वही आप जब जानते हो k के लिए हमारे लिए एनर्जी लेवल क्या होता है, n इक्वल टू 1, l के लिए क्या होता है आपका n इक्वल टू 2, m के लिए क्या होता है n इक्वल टू 3। तो इस तरीके से बेटा हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास ये n क्या है, एनर्जी लेवल, मतलब आपको किस, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें n की वैल्यू क्या मिलती है, 1 ही मिलती है, ठीक है ना बेटा। n की वैल्यू क्या है, 1। तो हमारे पास देखो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है ना। e क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स्ड है ना। n वो वैल्यू करता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या है बेटा, वो आपका 1 है, ठीक है बेटा। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। जब इन सारी फिक्स वैल्यू पर तो वेरिएबल कौन है, बस एक n वेरिएबल, बाकी पाई, m, e, h सब कांस्टेंट है। जब आप इन कांस्टेंट्स की बेटा वैल्यू पुट करोगे, जब 2 × 20 2/7 का स्क्वायर करोगे, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg पुट करोगे, चार्ज की वैल्यू पुट करोगे, तो इनकी सारी कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन आप यहाँ से बस इसको n को छोड़ दो बेटा, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, 13.6 n², ठीक है बेटा। और ये जो हमारे पास एनर्जी आएगी, क्लियर पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपको मिलेगा 21.8 × 10⁻⁻19 अपॉन n²। देखो ये n² वैसे का वैसा माइनस वैसा, ये सब मिलती है, और ये क्या होती है, जूल पर एटम। तो देखो अभी हम बात में किसकी कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम की, सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना, है ना। तो ये जो एनर्जी आई है वो क्या है, एक एटम की आई है, सिंगल एटम की, ठीक है बेटा। और एनर्जी जूल में है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब देखो ये एक हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में एक ही तो शेल होती है, सिंगल सेल, और सिंगल सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, उसमें 1 ही होता है। क्लियर है पॉइंट? तो इस बेसिस पर ये आपका बना। अब देखो एनर्जी जूल में भी हो सकती है, जूल हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, याद करिए। तो आपके पास क्या बनेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, कूलम या जूल में है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से ये हम वैल्यू सब पुट करेंगे, है ना। इसकी को ये पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपके पास ये -13.6 अपॉन n²। ये देखो अभी भी सब वही चल रहा है, माइनस माइनस n², बस ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? देखो ये दोनों ही फॉर्मूले एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को। पर हाइड्रोजन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भी एक ही है बेटा हाइड्रोजन एटम में, और बेटा उसमें शेल भी एक है, तो इनकी वैल्यू भी 1 होगी, और आपके पास ये सब चीजें। क्लियर है पॉइंट? तो एक चीज हमारे पास क्या है, इसी से जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो देखो आप हम इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गई, ये तो फॉर हाइड्रोजन के लिए, लेकिन हम तो किसी भी अदर एटम के लिए भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अदर एटम के लिए जब हम किसी भी शेल की एनर्जी की बात करेंगे फॉर, है ना, अदर एटम, ठीक। तो देखो वो क्या बन जाएगी, वही चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, En इक्वल टू, है ना, अच्छा इसको एक चीज, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसी को मैं अगर जूल में करता हूँ, उसमें करता हूँ बेटा, है ना, किलो जूल में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई, एक जूल में हो गई, कई सारी होती है। मैं इसीलिए आपकी बुक में जो सारे फॉर्मूले हैं उन सब को ही मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक। तो किलो जूल पर मोल, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है वो भी बताता हूँ आपको, इसमें और इसमें क्या अंतर है बेटा, वो थोड़ा ध्यान से देखना है। मतलब या आप कह सकते हैं इसका और इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए।
जैसे ये भी हाइड्रोजन एटम के लिए है, ये भी हाइड्रोजन एटम के, ये भी हाइड्रोजन एटम के। ये एनर्जी क्या है, वन सिंगल हाइड्रोजन एटम की एनर्जी किसमें बेटा, जूल में है और एक एटम की है। क्लियर पॉइंट। यही एनर्जी को अगर मुझे किलो जूल बदलना हो तो जब हम जूल से किलो जूल बदलेंगे बेटा, जूल छोटी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी में बदलेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इट क्लियर। तो आप जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर दी गई और साथ ही सिंगल एटम की एनर्जी है, ये 1 मोल एटम्स की एनर्जी है। क्योंकि देखो हमारी सारी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन है वो किस पे बेस्ड होती है, मोल पे बेस्ड होती है। हम एक है ना जो भी बातें करते हैं वो मोल की टर्म में करते हैं। तो हम एक एटम की एनर्जी की बात ना करके हमने किस पे किया, देखो ये एनर्जी क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इनमें सारी कांस्टेंट वैल्यूज को पुट किया तो आपको एक एटम की एनर्जी मिल गई जूल में। ठीक है बेटा। अब उसी एनर्जी को हमने एक तो जूल से किलो में बदल दिया, किलो जूल, और साथ ही जो एक सिंगल एटम की एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, 1 मोल। अब तो जो जैसे 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 पहले जूल में ही निकाल लीजिए। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जी 1 एनर्जी ऑफ 1 एटम है ना, तो एनर्जी ऑफ जो 1 एटम है दैट इज इक्वल टू क्या है आपकी -21.8 × 10⁻19 जूल। ठीक है। सो दैट 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स के हैं। तो आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -21.8 × 10⁻19 × 6.022 × 10⁻23 अपॉन n²। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो है ना, ये किसमें है, जूल में। फिर इसको किलो जूल में बदलना है तो क्या करा, -10⁻³ से मल्टीप्लाई और करो। अब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको बेटा क्या मिलेगा, देखो हमने पहले 1 एटम से 1 मोल एटम की एनर्जी निकाली जूल में, और फिर जूल की एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, किलो जूल में। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हमने 1 मोल एनर्जी दी और वो भी किसमें, जूल। ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन को, उसमें कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एटम की बात करते हैं तो जूल में न करके बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने लगते हैं। ठीक है बेटा। तो अब यही चीज को हमने क्या करा, ये भी जूल में थी, पर एटम है एक एटम की, इसी को हमने क्या करा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो एक कन्वर्जन होता है। क्लियर पॉइंट बेटा। चलो तो यहाँ तक हमारी सारी बातें किस पे हुई है, हाइड्रोजन एटम पे, मतलब यहाँ तक। अब हम बात करते हैं मतलब यहाँ तक की सारी बातें जो भी एनर्जी की हैं वो किस पे बेटा, हमारे पास मतलब एक आपके सिंगल एटम पे से एक एटम पे बेस है, बस यूनिट में। अब आते हैं हम अदर एटम्स के लिए। तो देखो बेटा अदर एटम्स के लिए हम क्या करते हैं, है ना, मैं इस वाले से चेंजेस करके दिखा देता हूँ, है ना, 1312 है ना अपॉन n² इनटू में क्या होता है z², और वही किलो जूल पर मोल। अभी z² क्या है बेटा, z आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ 1 लगेगा। क्लियर पॉइंट। हमें निकालना है मान लीजिए हीलियम एटम का, तो हीलियम आयन का है, वो हीलियम आयन में क्या है, देखो हम अगर हीलियम आयन की बात करते हैं तो हीलियम आयन वैसे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही है, बट उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक निकल गया तो 1 बचा, तो और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करते हैं। तो आप इसी तरीके से हीलियम आयन का भी निकाल सकते हैं, लिथियम 2+ आयन का भी निकाल सकते हैं। तो आप इधर से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के आप बेटा किसी भी अदर एटम का भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इज इट क्लियर बेटा। चलिए तो यहाँ पर ये एक आप याद रखोगे, ये फॉर्मूला बना किसके लिए, यहाँ पे z² बस इंट्रोड्यूस हुआ डिफरेंट एटम्स के बेटा, है ना, एनर्जी लेवल्स, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल पे एनर्जी को काउंट करना। क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा ये तो चीजें हो गई हमारी। आप इसके थ्रू बेटा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इन सब की एनर्जी काउंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रेडियस, जिसका अगला हमारा टॉपिक है ना बेटा बोर्स रेडियस, है ना, क्या टॉपिक है हमारे पास, बोर्स रेडियस। तो बोर रेडियस क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है Rn = A0 और n²। अब ये भी क्या चीज है बेटा, A0 जो है बेटा, ये भी जो हमारी फर्स्ट स्टेशनरी शेल होती है, मतलब फर्स्ट मतलब जैसे स्टेशनरी मतलब, ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेशनरी जो हमारी शेल होती है, स्टेट होती है या ऑर्बिट होती है, मतलब जैसे एनर्जी लेवल होता है तो उसकी स्टेट बिल्कुल है ना, तो जो ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी फॉर्म, फिर जाके एनर्जी मिलेगी तो एक्साइड होगा, वो अदर शेल्स में जा सकता है। ठीक है। तो वो बेसिक वाली क्या कहलाती है आपकी, स्टेशनरी वाली कहलाती है ना। तो उसके लिए हमारे पास और फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये चीज भी किसके लिए बनेगी, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब फॉर हाइड्रोजन एटम।
तो आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा कि अब आप भाई देखो ये क्या है, फर्स्ट स्टेशनरी शेल की आपकी क्या है ना, एनर्जी है। क्लियर है पॉइंट? इसको सॉरी रेडियस है ना, ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी ए नॉट भी एक रेडियस है, लेकिन फर्स्ट ये क्या है, डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया और बेटा एनर्जी को गेन करके वो फर्स्ट में लेवल से सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरीके से है ना। तो जिसमें भी है आप उसका पता कर सकते हैं, एन की वैल्यू मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, तो आर एन के 3 हो गया, और ये तो फिक्स रहेगी, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल एन की वैल्यू 3 लगा दो। अब आप मान लीजिए एक्साइटेड में सेकंड में आया था, एन की वैल्यू 2 लगा दो, फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास ए नॉट 2 फिक्स है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम आर एन इक्वल टू क्या करेंगे, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये आपके पास जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से आप ये बोल हो गया, जैसे ये वाला फॉर्मूला जैसे हमारे पास नहीं था बेटा, ये फॉर्मूला किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। ये जेड लगाने के बाद आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अदर देन हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, और एन उसकी शेल्स की एनर्जी लेवल की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे क्या है, वो रेडियस है, ये किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हाइड्रोजन के लिए। जब हम इसमें जेड का डिवाइड कर दिया, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो ये हम किसी भी एटम की सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की रेडियस निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू से। ठीक है बेटा, इसी तरीके से वेलोसिटी में जैसे किसी भी सेल है हमारे पास, मान लो है ना वेलोसिटी, तो v है ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, इन एनी एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल में आपकी जो वेलोसिटी है ये इस तरीके से, इसको जो लिखते हैं वही vn इक्वल टू बेटा आपके पास v नॉट इंटू जेड अपॉन n। ये आपका फॉर्मूला बना। अब देखो मैंने सीधे लिख दिया है ना, बस आगे से z हटा दोगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी पता करनी है हमें, जैसे कोई थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है नहीं, और जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एक्साइटेड हो गया बेटा, वो थर्ड शेल में पहुंच जाएगा। पहले तो वो स्टेशनरी फर्स्ट शेल में होगा, एनर्जी को गेन करने के बाद वो ऊपर की तरफ है ना जाएगा, तो ऊपर की शेल्स में गया तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाता है, क्लियर। तो हम उस जो एक्साइटेड स्टेट में जिस भी शेल में बेटा वो पहुंचा है, वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एन, तो थर्ड शेल में। ठीक है, तो वी नॉट क्या है, फर्स्ट शेल है ना, तो ये हमारे पास ये जो ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी इन है ना फर्स्ट स्टेशनरी शेल, ये इन फर्स्ट है ना स्टेशनरी शेल, अगेन ये ऑर्बिटल एनर्जी। क्लियर? ये जैसे यहाँ पर ये नॉट क्या थी, रेडियस थी है ना फर्स्ट एनर्जी स्टेट की, और ये जो आपके पास में यहाँ वी नॉट है, ये क्या है, वेलोसिटी है इन फर्स्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है बेटा, तो अब ये तो हो गए बेटा बेसिक फॉर्मूले। ये आप में से कुछ बच्चों ने अभी तक में वैसे इन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि हमारे 11th क्लास में इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते। आप +2 फिजिक्स में जाओगे, वहाँ जहाँ न्यूक्लियर यूनिट आएगी तो आपको इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने होंगे। ठीक है, बट हमारे में इस पे बेस्ड ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे सवाल है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता था। बट आप कुछ बच्चों ने है ना लाइव क्लासेस में एज ए प्रॉब्लम ही वेलोसिटी, रेडियस वगैरह की चीज़ें पूछी थी, तो इसलिए मैंने बेटा इन फॉर्मूलेस को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आप समझ पाएँ। बाकी बुक्स पढ़ेंगे तो आप पूछ सकते, बाकी और प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लो। इज इट क्लियर बेटा? अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे कैसे, अब बात आते हैं इन सब चीज़ों से बेटा हमारी ड्रॉबैक कैसे दूर हुई है ना रदरफोर्ड मॉडल की। अब उस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, वो ध्यान से सुनिए। चलो, तो ये सब चीजें मैं अब हमारे पास क्या था बेटा, पॉइंट ये है कि जैसे कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करेगा तो कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करने पर क्या होगा, न्यूक्लियस में गिरेगा। तो ऐसा है ही नहीं बेटा, यहाँ हमें क्या पता चला इन चीजों से बेटा, देखो ये सही एनर्जी लेवल है ई एन, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है या सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहाँ पर बेटा उसकी अपनी फिक्स एनर्जी है। और याद करिए क्वांटम नंबर से भी हमें क्या पॉइंट आया था कि एक एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या है, सेम है। वो बात अलग है जब एक एनर्जी लेवल पे पाथ बदला, सर्कुलर से इलिप्टिकल हुआ, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट मिली। बट एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अगर पाथ सेम रहता है तो सेम रहेगी। तो इसी बेसिस पे बेटा हर शेल की अपनी एक एनर्जी है, समझ आया? जो बेटा रहता है यहाँ पे पॉइंट पे जो के की अपनी एक एनर्जी है, एन की अपनी है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन भी अगर मान लो वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा, एक्साइट होने के बाद, ये एनर्जी लॉस करने के बाद अगर आया भी, पहली बात है ना, वो नॉर्मली नहीं होता। मतलब इन जनरल इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आपके क्या है वो सेल में घूम रहा है, वो सेल की अपनी एनर्जी है, इन सब फॉर्मूले के बेसिस पर।
तो जो ये पॉइंट था कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने की वजह से, कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस होने की वजह से वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर देगा, वो पॉइंट क्या हो गया, अब हमारे पास मतलब उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल गया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एनर्जी लेवल की अपनी एक एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आया, हमने एक्सटर्नल एनर्जी मतलब नहीं दी, ये पॉइंट, तब तक जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सेल में वो घूमता रहेगा, है नहीं पॉइंट, तो वो एनर्जी लॉस नहीं करता। इसका सेकंड सेल के सेकंड सेल में, थर्ड के थर्ड में, फर्स्ट के फर्स्ट में। हाँ, अगर अब हमने एनर्जी लॉस करी, सॉरी एनर्जी दी, तब उन एनर्जी को गेन करने के बाद एटम ने इलेक्ट्रॉन पे वो एनर्जी दी। तो अब एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर बढ़ जाती है या घट जाती है किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से, तब बेटा इसका मूवमेंट होगा, है ना। अगर वो सीधी सी बात है, अब एनर्जी किसी एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से कम हुई, तब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट हुआ कि पहले जो ड्रॉबैक थी वो हमें पॉइंट मिला कि अपने आप ही वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करके वो नीचे धीरे धीरे करते हुए नहीं जाएगी, क्योंकि वो जिस सेल में घूम रहा है जब तक कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आएगा तब तक वो बेटा अपनी उसी सेल में घूमता रहेगा सेम एनर्जी से। क्लियर है पॉइंट? अब देखो इसी चीज को अगर मैं उस यहाँ से मतलब बात आती है स्पेक्ट्रम की बेटा। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस और एनर्जी। अब बात ये है, देखो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, वो मिलेगा। तो देखो अब हमारे पास एक तो स्टेशनरी शेल है, मतलब ग्राउंड स्टेट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसमें मिलता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एटम में जैसा हाइड्रोजन एटम है तो उसमें बाकी शेल्स नहीं है। ये सारी शेल कैसे हैं? डिसअनवेट्स है, मतलब एटम है, एटम के अंदर शेल्स होती है, बस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उस हिसाब से शेल्स ऑक्यूपाई हो जाती है, मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई जिसमें घूमने से जो पाथ बना वो और बढ़ गई। ठीक है पॉइंट? तो अब इसको किसी अगर एनर्जी मिली तो एनर्जी लेके ये क्या होगा, अपने हायर एनर्जी लेवल पे गया। तो जब इस एनर्जी लेवल में पहुंचेगा तो इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो ये बदलेगी। आपने और एनर्जी दी, एक्साइटेड हो गए, मान लीजिए वो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे अब जो भी डिस्टेंस है, जो भी एन की वैल्यू है, उसके बेसिस पर ये जो है ना ऑर्बिट का फॉर्मूला, इसके बेसिस पर उसकी अपनी रेडियस बन जाएगी। क्लियर ना पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, तो मेरा पॉइंट समझे बेटा। अब तो एनर्जी को गेन करने के बाद एटम, अभी तो जो बात हाइड्रोजन पे है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कभी वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, थोड़े टाइम बाद वो सेकंड पे है, सेकंड के बाद थर्ड पे है। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल पर कब पहुंचा, एनर्जी को गेन करके, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे एक्साइटेड स्टेट।